विटनेस की अटेंडेंस कंपेल करने की बात जब चलती है तो या तो उसको समन भेजा जाता है या फिर वारंट भेजा जाता है या फिर आफ्टर इट इतने के बावजूद भी यदि वो नहीं आता तो फिर प्रोक्लेमेशन निकलता है। इसको हम कहते हैं उद्घोषणा। एक घोषणा होती है, एक डिक्लेरेशन होता है कि ये जो व्यक्ति है ये फरार हो चुका है। उसके कई तरीके हैं। जो प्रोक्लेमेशन जो है उसको पब्लिश किया जाता है या फिर आपने पहले देखा होगा कि जगह जगह पोस्टर लग जाते थे कि ये व्यक्ति जहां पे भी मिले तो इसको यदि आप पकड़ के लाएंगे तो इस पे इतने रुपए का इनाम होगा। ठीक है। या फिर कई जगह पोस्टर रहते हैं कि ये व्यक्ति फरार हो चुका है, जहां पे भी दिखे तो पुलिस को सूचना करें। ठीक है। मतलब जिस जगह पर वो ऑर्डिनरीली रहता होगा वहां पे जाके जब ऐसा डिक्लेरेशन किया जाए या पब्लिकली रीड किया जाए सबके सामने, टाउन में या विलेज में, कि भाई ये व्यक्ति जो है एब्सकॉन्ड हो चुका है, फरार हो चुका है। और या फिर जहाँ पे वो रहता था, जहाँ पे वो काम करता था, जहाँ पे वो जनरली रहा करता था, उस जगह पे किसी ऐसे कॉन्स्पिशियस पार्ट पे, मतलब गेट हो गया या कोई और स्थान हो गया या दरवाजा हो गया, वहां पे उस प्रोक्लेमेशन को चिपका दिया जाए, लगा दिया जाए को। और साथ ही साथ उस प्रोक्लेमेशन की एक कॉपी कोर्ट हाउस में भी लगाई जाती है। तो इस तरीके से किसी व्यक्ति के अगेंस्ट जो है प्रोक्लेमेशन पब्लिश किया जाता है। तो बेसिक सिनेरियो ये है कि भाई सबसे पहले आपको समन भेजा गया, समन भेजा, फिर आप नहीं आए, फिर कोर्ट ने चलो आपको बेलेबल वारंट निकाल दिया आपके अगेंस्ट कि चलिए बेलेबल वारंट हम निकाल दे रहे हैं, आप आए, अब यहाँ से जमानत ले लीजिए और चले जाइए। उसके बावजूद भी आप नहीं आए, कोर्ट ने फिर आपका अरेस्ट वारंट निकाल दिया। उस अरेस्ट वारंट के बावजूद भी आप नहीं आए, तो फिर ऐसी कंडीशन में कोर्ट जो है प्रोक्लेमेशन निकाल के आपको एब्सकॉन्ड घोषित करता है, फरार घोषित करता है। तो यही कॉन्सेप्ट जो है हमको डील करना है। दिस इज प्रोक्लेमेशन। तो इसका स्कोप और एप्लीकेशन कैसे होती है, कैसे अप्लाई होता है और कितना ये विस्तार है, इसका कितना फैला हुआ है, विस्तृत है। तो देखो, कोर्ट जो है वारंट एग्जीक्यूट करने की एम्पल पावर है कोर्ट के पास। ठीक है। लेकिन यदि वारंट भी अनएग्जीक्यूटेड रह जाते हैं, मतलब कि भाई कोर्ट ने वारंट निकाला, पुलिस वाले को बोला कि या किसी पर्सन को बोला कि आप उसको जाके एग्जीक्यूट करिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रहे हो, मतलब वो तो जा रहे हैं लेकिन सामने व्यक्ति ही नहीं मिल रहा, उसका कोई पता ही नहीं चल पा रहा। तो ऐसी कंडीशन में दो रेमेडीज हमारे कानून में दे रखी हैं, सीआरपीसी के अंदर, फॉर कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ द विटनेस। जब समन वारंट से कुछ नहीं हो पाता, उस कंडीशन में प्रोक्लेमेशन इशू करने की बात सेक्शन 82 कहता है। उद्घोषणा और अटैचमेंट एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर अटैचमेंट या किसी की प्रॉपर्टी को बेच देना ताकि वो आए। ठीक है। तो कंपेल करने के लिए ये चीजें जो है यहाँ पे कोर्ट ने सीआरपीसी के अंदर दे रखी है कोर्ट को। भाई जब वो नहीं आ पा रहा वारंट पे तो आप इस तरीके से उसको बुला सकते हैं। तो जो कोर्ट उस प्रोक्लेमेशन को इशू करता है, उसके पास ये बिलीफ होना चाहिए, मतलब सफिशिएंट रीजंस होना चाहिए, सफिशिएंट कॉज होना चाहिए ये बिलीव करने के लिए कि पर्सन एब्सकॉन्ड हो गया है या फिर वो अपने आप को कंसील कर रहा है, मतलब या तो वो फरार हो गया है या फिर वो जानबूझ के छिप रहा है, कहीं पे लुक रहा है। फिर जो ये प्रोक्लेमेशन है ये एक्यूज्ड को 30 दिन का टाइम देता है। मतलब कि भाई बोल, प्रोक्लेमेशन में लिखा रहता है कि आप जहां कहीं भी हो 30 दिन के अंदर अंदर कोर्ट के सामने अपनी अपीयरेंस दे दीजिए। तो एक स्पेसिफाइड टाइम जो है उसके भीतर भीतर आपको कोर्ट में अपीयर होना होता है। जो प्रोक्लेमेशन जिस दिन निकल रहा है उस प्रोक्लेमेशन इशू होने के 30 दिन के अंदर अंदर जो है एक्यूज्ड को कोर्ट में अपीयर होना होता है। अब कोर्ट के हिसाब से
वारंट ऑफ अरेस्ट और प्रोक्लेमेशन दोनों को एक साथ इशू क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि लॉ की आइज़ में जो है, लॉ के हिसाब से, लॉ के दृष्टिकोण में ये कॉन्ट्रडिक्टरी है, ये कॉन्ट्रडिक्टरी है। तो जब भी प्रोक्लेमेशन इशू होगा, हमेशा उसके पहले वारंट इशू हो चुका होगा। वारंट इशू होने के बाद ही प्रोक्लेमेशन इशू किया जाता है, क्योंकि जब वारंट इशू होता है तो एक माइंडसेट तैयार हो जाता है कि रीज़न टू बिलीव हो जाता है कि कोर्ट के पास एक सफिशिएंट कॉज़ होता है ये बिलीव करने के लिए कि जो पर्सन है वो एब्सकॉन्ड हो चुका है, फरार हो चुका है या फिर कंसील कर रहा है, छुप रहा है। इसलिए फिर प्रोक्लेमेशन को इशू कर दिया जाता है। और it is the sine qua non for an action under section 82 is prior issuance of warrant of arrest. साइन qua non यानी नेसेसरी कंडीशन। तो प्रोक्लेमेशन इशू करने के लिए सेक्शन 82 के अंदर या सेक्शन 82 के अंदर किसी भी तरीके का एक्शन लेने के लिए वारंट ऑफ अरेस्ट पहले इशू होना जरूरी है। यदि वो वारंट ऑफ अरेस्ट पहले इशू नहीं किया गया होगा तो ऐसी कंडीशन में आप प्रोक्लेमेशन इशू नहीं कर सकते। इट्स अ साइन qua non। अब जब प्रोक्लेमेशन कोर्ट इशू करता है तो किसी चीजों को, कुछ फैक्टर से उनको ध्यान में रखता है, उसके बाद ही वो इशू करता है कि भाई एक्यूज जो है वो अपना परमानेंट रेसिडेंस छोड़ के जा चुका है। ठीक है, एक्यूज जो है वो सर्विसेज अवॉइड कर रहा है। सर्विस यानी उसकी नौकरी नहीं, जो हम इशू कर रहे हैं, कोर्ट जो इशू कर रहा है वारंट समन, उनको अवॉइड कर रहा है, आने से रुक रहा है, बच रहा है। और कोई भी नियर फ्यूचर में उसका अरेस्ट होना संभव नहीं है। कोई ऐसे चांस नहीं दिख रहे हैं कि वो अरेस्ट होगा नियर फ्यूचर में। और कोर्ट जो है अपना जुडिशियल माइंड भी अप्लाई करेगा बिफोर इशूइंग प्रोक्लेमेशन अंडर 82 की जो भी जुडिशियल कंडीशन रिक्विसाइट है, जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो चुकी है कि नहीं। और यदि लगता है उसको तो ऐसी कंडीशन में फिर वो डिक्लेरेशन जो है प्रोक्लेमेशन का इशू कर सकता है। अब एब्सकॉन्डिंग का प्रूफ क्या है? तो कोर्ट हमेशा एक सब्जेक्टिव एनालिसिस करेगा फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के, उसके बाद ही किसी को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करेगा। पहले फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस देखेगा कि क्या वाकई इसने ऐसा कोई क्राइम किया है, फिर क्यों नहीं ये आ पा रहा है। तो वो चीज देखने के बाद ही किसी को एब्सकॉन्ड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वो घोषित करता है। ठीक है, एब्सकॉन्डिंग का मतलब टू हाइड और कंसील वनसेल्फ, खुद को छुपाना या लुकना। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी एक पेशी में नहीं आ पाया, ठीक है, या किसी दो पेशी में नहीं आया, तो इस बेसिस पे कोर्ट जो है उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नहीं घोषित कर देगा। उसके अगेंस्ट वारंट जरूर निकाल सकता है, समन जरूर निकाल सकता है, लेकिन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर उसको घोषित नहीं करेगा। ठीक है, तो यदि कोई पर्सन इशू प्रोसेस होने के पहले ही जो है मतलब इशू, जब प्रोसेस इशू हो गया उसके बाद जो है वो एब्सकॉन्ड कर देता है या फिर नहीं आता है या अपने आप को छुपाता है, तो ऐसी कंडीशन में उसको फरार घोषित किया जाता है। ठीक, तो इन ऑर्डर टू प्रूव दैट अ पर्सन इज एब्सकॉन्डिंग, कि क्या, जब इस बात को साबित करने के लिए कि कोई व्यक्ति जो है वो एब्सकॉन्ड हो चुका है, ये बहुत रिक्वायर्ड है, बहुत नेसेसरी कंडीशन है कि दैट ही वाज वांटेड एंड वाज अवॉइडिंग द अरेस्ट, कि उसको पता था कि उसको कोर्ट में आना है और उसके बावजूद भी वो जो है अरेस्ट अवॉइड कर रहा है। तो तब जो है आप किसी पर्सन को एब्सकॉन्ड घोषित कर सकते हैं। तो पब्लिकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन कहाँ पब्लिश होगा, कैसे पब्लिश होगा? तो 82 का सेकंड वाला जो है सबसेक्शन, वो ये बात को डिक्लेयर डील करता है। तो बोलता है कि जब किसी व्यक्ति को एब्सकॉन्ड घोषित किया जा रहा है, फरार घोषित किया जा रहा है, तो या प्रोक्लेमेशन जब किसी व्यक्ति का निकाला जा रहा है, तो उसको जिस जगह पर वो ऑर्डिनरी रहा करता था, सामान्यतः मान लीजिए वो आगरा में अकबर मोहल्ले में रहा करता था, तो उस अकबर मोहल्ले में जाके और बताया जाएगा कि उस अकबर मोहल्ले में मान लीजिए कोई नुक्कड़ होगा, कोई चौराहा होगा, वहां पे खड़े होकर बताया जाएगा, डिक्लेयर किया जाएगा कि ये नाम का जो व्यक्ति है ये एब्सकॉन्ड हो चुका है, फरार हो चुका है। जहाँ जैसे भी इसकी जानकारी मिले तो हमको बताइए, या फिर ये बताएगा कि यदि ये नाम का व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है तो वो अपने आप को 30 दिन के अंदर अंदर कोर्ट में प्रस्तुत कर दे। फिर
जहाँ पे वो ऑर्डिनरी रहा करता था, तो उस घर पे या उस घर के किसी ऐसे स्थान पे जहाँ जैसे मान लीजिए दरवाजा हो गया, खिड़की हो गया, गेट हो गया, कि जब भी वो एंटर करे तो उसको आसानी से वो चीज दिख सके। तो ऐसी जगह ऐसी जगह पर उस प्रोक्लेमेशन को अटैच कर दिया जाएगा। साथ ही साथ कोर्ट हाउस में भी उस प्रोक्लेमेशन को अटैच कर दिया जाएगा। और मान लीजिए कोर्ट जो है ये भी डायरेक्ट कर सकता है कि उस प्रोक्लेमेशन की एक कॉपी जो है वो डेली न्यूज़पेपर पे पब्लिश कर दी जाए। जो आगरा, जैसे वो आगरा में रहता है तो आगरा में जो डेली न्यूज़पेपर चलता है उस न्यूज़पेपर में उसकी कॉपी भी पब्लिश कर दी जाए कि ये व्यक्ति जो है वो एब्सकॉन्ड हो चुका है, फरार हो चुका है। जो स्टेटमेंट कोर्ट ने प्रोक्लेमेशन इशू करने का जो स्टेटमेंट राइटिंग में दे दिया है और उसको जब स्पेसिफाइड डे पर पब्लिश कर दिया जाएगा तो उसको कंक्लूसिव एविडेंस माना जाएगा कि इस सेक्शन के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स थी उसका वो एक कंक्लूसिव एविडेंस है कि सारी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो चुकी है और प्रोक्लेमेशन जो है उसको पर्टिकुलर डे पर पब्लिश कर दिया गया था। डिक्लेरेशन ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। तो जब प्रोक्लेमेशन पब्लिश किया गया किसी पर्सन के अगेंस्ट, किसी एक्यूज्ड के अगेंस्ट जिसने कि ये पर्टिकुलर ऑफेंसेस किया है, 302, 304, 364, 367, 382, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 402, 436, 449, 459 और 460 आईपीसी। इसके अंदर यदि किसी व्यक्ति ने ऑफेंस किया है, एक्यूज्ड है और अपीयर होने से फेल हो जाता है स्पेसिफाइड प्लेस और टाइम पे, जो कि रिक्वायर्ड है प्रोक्लेमेशन के अंदर जो टाइम और डेट दे रखी है, तो ऐसे में कोर्ट जो है उसको एज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अनाउंस कर देगा। कोर्ट उसको एज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, उद्घोषित अपराधी जो है के रूप में उसको अनाउंस कर देगा। और तो जब प्रोक्लेमेशन इशू कर दिया जाता है सेक्शन 82 के अंदर, तो एक्यूज्ड पर्सन यदि फेल हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट जो है उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर एक डिक्लेरेशन निकाल के प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर उसको घोषित कर सकता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और हमारी रेगुलर क्लासेस में जो कि एट लोएस्ट कॉस्ट 500 की है, तो आप लोग इसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर दैट डिस्क्रिप्शन में आप जो है जा सकते हैं, आपको सारी चीजें वहाँ पे मिल जाएंगी। थैंक यू।